नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 9 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर लोकसभा के 38 पोलिंग बूथों पर होगी दोबारा वोटिंग। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस का निष्पक्ष चुनाव कराने पर जोर। संसद के बजट सत्र का समापन। राज्यसभा से जीएसटी समेत 14 बिल मंजूर। लोकसभा ने पारित किए 23 विधेयक। सभापति ने सभी दलों को दिया धन्यवाद। चार महीने के निचले स्तर पर औद्योगिक उत्पादन। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स क्षेत्र का निराशाजनक प्रदर्शन। 5 महीने के शीर्ष स्तर पर खुदरा महंगाई। और सिंगापुर ओपन के दूसरे दौर में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की फित्रियानी से भिड़ंत आज। पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत को भी कामयाबी। 9 राज्यों की 10 विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान आज किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज वोटों की गिनती होगी। जिन सीटों के लिए मतगणना हो रही है उनमें असम की धेमाजी, हिमाचल प्रदेश की धोरंज, मध्य प्रदेश की अटेर और बांधवगढ़, पश्चिम बंगाल की कांठी दक्षिण, दिल्ली की राजौरी गार्डन, राजस्थान की धौलपुर, कर्नाटक की नंजनगुड़ और गुंडलुपेट, झारखंड की लिट्टीपारा सीट शामिल हैं। इस दौर में धौलपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। जिला मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मतगणना के लिए कुल 12 टेबल लगाई गई हैं। प्रदेश की राजनीति में धौलपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी सरकार के लिए इसलिए अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने से उनकी अपनी साख दांव पर है। वहीं दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के सामने सीट को बचाने की चुनौती है। राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा, कांग्रेस की मीनाक्षी चंदीला और आम आदमी पार्टी के हरजीत सिंह समेत 6 प्रत्याशी हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट के 38 बूथों पर आज फिर मतदान हो रहा है। अलगाववादियों के लिए बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर बडगाम सीट पर रविवार को उपचुनाव के तहत हुए मतदान के दौरान व्यापक हिंसा भड़की थी और भीड़ ने 100 के करीब मतदान केंद्रों पर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान 8 लोगों की मौत हुई थी। श्रीनगर उपचुनाव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार हैं। वहीं प्रदेश में सत्तारूढ़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद तारिक हामिद कर्रा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण यहां उपचुनाव कराया गया। वोटों की गिनती 15 अप्रैल को होगी। केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए कल 71% लोगों ने वोटिंग की। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों समेत 3000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। आईयूएमएल ने इस सीट के लिए केरल के पूर्व उद्योग मंत्री पीके कुन्हालीकुट्टी को मैदान में उतारा है। वहीं सीपीएन ने स्थानीय निकाय के सदस्य और युवा नेता एमबी फैजल को, जबकि बीजेपी ने श्री प्रकाश को मैदान में उतारा है। नतीजों का ऐलान 17 अप्रैल को होगा। वहीं सिक्किम की अपर बुर्तुक सीट पर कल 69% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इस सीट पर बीजेपी ने सुरेश खन्नल को मैदान में उतारा है। वहीं सत्तारूढ़ दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने दिल्ली रामक्षेत्री पर जीत हासिल करने की जिम्मेदारी डाली है। वोटों की गिनती 15 अप्रैल को होगी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व विधायक पीएस गोयल को अदालत ने गाय वितरण घोटाले में दोषी मान लिया था, जिसके बाद गोयल को अपर बुर्तुक के विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस वजह से इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए। चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों के बीच खुली चुनौती दी है कि कोई भी आकर मशीन को हैक करके दिखाए। पीटीआई ने चुनाव आयोग के अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि मई के पहले हफ्ते में 10 दिन के बीच कोई भी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीक पेशेवर आकर अलग अलग स्तर पर मशीन से छेड़छाड़ को साबित कर सकता है। चुनाव आयोग ने 2009 में भी इसी तरह की चुनौती दी थी और दावा किया था कि कोई भी मशीन में गड़बड़ी नहीं कर पाया था।
कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और गैर बीजेपी राज्य सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने लोगों की आवाज दबाने और ईवीएम मुद्दे पर राष्ट्रपति से शिकायत करके दखल की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान संवैधानिक संस्थाओं में संसद की अनदेखी कर नियुक्तियां और राज्यसभा को कमजोर करने की कोशिश की ओर ध्यान दिलाया। जो एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसको भी राज्यसभा को कमजोर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पिछले 3 साल से फाइनेंस बिल के नाम से, मनी बिल के नाम से साधारण बिलों को भी मनी बिल करार दिया गया है ताकि राज्यसभा की उसमें कोई से न हो। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र पर गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया और जांच एजेंसियों पर राजनीतिक बदले की इस्तेमाल की शिकायत की। साथ ही ईवीएम छेड़छाड़ मामले पर राष्ट्रपति से चिंता जताई। और हमारे चीफ मिनिस्टर या भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर अगर कहीं चाय भी पी होगी तो उसमें भी ईडी की इंक्वायरी होती है, सीबीआई की इंक्वायरी होती है। ईवीएम मशीन्स के बारे में हमने ध्यान राष्ट्रपति जी का दिलाया और उनको बताया कि अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन को मिला है। विपक्षी पार्टियों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा पैदा हो गया है। हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हर जगह धर्म का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और एक खौफ और डर पूरे देश में पैदा किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जताई गई। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा कांग्रेस के कई नेताओं के अलावा वाम दल, एनसीपी समेत कई विपक्षी दल शामिल थे। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। संसद की कार्रवाई कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस बार बजट सत्र में लोकसभा में 100% और राज्यसभा में 90% से ज्यादा काम हुआ। दोनों सदनों में जीएसटी समेत 18 विधेयक को मंजूरी दी गई। इसमें शत्रु संपत्ति और मातृत्व लाभ संशोधन जैसे कई अहम विधेयक हैं। वहीं राज्यसभा ने पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान संशोधन विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। राज्यसभा का 242वां सत्र बुधवार को पूरा हो गया। इस सत्र में 136 घंटे काम हुआ। सत्र के दौरान सदन ने आम बजट और जीएसटी से जुड़े विधेयकों को चर्चा के बाद लौटाया। सदन से कुल 14 विधेयक चर्चा कर मंजूर किए गए। इसमें शत्रु संपत्ति विधेयक, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक और वेतन का भुगतान संशोधन जैसे कई अहम विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन में हुए कामकाज में सदस्यों के सहयोग की तारीफ की। Opportunity to thank the leader of the House, the leader of the opposition, ministers of parliamentary affairs, the leaders of various parties and groups, and the honourable members for the cooperation extended by them in the overall functioning of the House. सदन में 405 तारांकित और 4629 अतारांकित प्रश्न के जवाब दिए गए और 33 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। सत्र के दौरान सांसदों ने कई लोक महत्व के मुद्दे उठाए और 76 विशेष उल्लेख सदन में आए। इसके अलावा विभिन्न संसदीय समितियों की 153 रिपोर्ट सदन में रखी गई। Witnessed transactions of substantial legislative business. In all, the House either passed or returned 14 government bills which generated lively debates. The Union Budget 2017-18 and the working of the Ministry of Railways and GST bills were discussed. लोकसभा में भी इस सत्र में 176 घंटे से ज्यादा काम हुआ और सदन ने 23 अहम विधेयक पारित किए। जीएसटी के अलावा मोटर वाहन संशोधन विधेयक, एचआईवी और एड्स निवारण एवं नियंत्रण विधेयक के अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा 123वां संविधान संशोधन विधेयक शामिल हैं। सभा ने 28 घंटे और 40 मिनट देर तक बैठकर अर्जेंट गवर्नमेंट बिजनेस भी पूरा पारित किया और यह सभी बातें अत्यंत सार्थक और उत्पादक सत्र ये रहा है। बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों की अलग-अलग 29 बैठकें हुई। चुनाव सुधार और आधार के क्रियान्वयन के मसले पर संसद में सार्थक चर्चा हुई। सरकार ने इस सत्र को कामयाब करार दिया और इसे कई वजहों से ऐतिहासिक करार दिया।
considered and approved budget from 1st April, which is historic. Number 2, passing of all the enabling acts of GST. Number 3, presenting an integrated budget of both general and railway budget. संसद का बजट सत्र इस बार एक महीने पहले 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक चला। इसके बाद दूसरा हिस्सा 9 मार्च को शुरू होकर 12 अप्रैल तक चला। प्रीति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के नेता योगेश वार्ष्णेय के बयान की निंदा की है। विपक्ष ने बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकार इस नेता के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। राज्यसभा ने बुधवार को बीजेपी युवा मोर्चा के नेता योगेश वार्ष्णेय के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। शून्यकाल के दौरान टीएमसी ने ये मुद्दा उठाया और बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। A constitutionally elected chief minister has been destroyed, has been demolished, and an award has been awarded on our head. How it can be done by a ruling party activist? This should be condemned. बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से बयान की निंदा करने की मांग की। केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना है। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। Throw him out of the party. How dare somebody talk like this, and especially against a woman? Such a serious issue. Okay. Where a BJP leader has made such a statement. No. At least the Prime Minister should convey on his official Twitter handle. लोकसभा में भी टीएमसी ने ये मुद्दा उठाया और बयान को धमकी भरा बताया। टीएमसी को दूसरे दलों का भी साथ मिला। This issue is condemnable because Mamata Banerjee is not only the elected Chief Minister of West Bengal, former member of this House, she is also one who has come up from the ranks, from the grassroots. ऐसे लोगों के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गवर्नमेंट के ओर से जाना चाहिए। अगर कोई भी अगर ऐसी आवाज उठाएंगे तो उसकी आवाज कानून के ओर से बंद किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार और बीजेपी ऐसे बयानों की पूरी तरह से निंदा करती है। सुश्री ममता बनर्जी एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, उनका सम्मान होना चाहिए और ऐसे किसी कार्नर से भी ऐसे बयान आए उसका हम पूरा निंदा करते हैं और खंडन करते हैं। पूरी राजनीति में ये जिस तरीके से आजकल बोलने की पद्धति हो गई है, इट इज वेरी रॉन्ग। और मेरा आप सबसे निवेदन है, हम सभी कहीं ना कहीं संयम रखें। हम जनप्रतिनिधि है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य वार्ष्णेय ने मंगलवार को ये बयान दिया था। पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प के बाद उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। रविंद्र सिंह शौरान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। Made all sorts of absurd, baseless allegations against the government. I want to put the record straight. Rejected and dejected, devoid of any issues. They are trying to invent issues and they are continuing their disinformation. There is nothing worth in reacting or responding to the so-called allegations they have made. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अन्य पिछड़ा वर्ग के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए लिए जा रहे सरकार के निर्णयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले बिल के राज्यसभा में पारित नहीं होने पर सवाल उठाए। उन्होंने इसके लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। राज्यसभा ने कल इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजा है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि विधेयक से पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण में मजबूती मिलती। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक।
उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरीब मजदूरों के लिए आवंटित रकम उन तक पहुंचने की बजाय कहीं और जा रही है। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण कोष की रकम दूसरी जगह खर्च नहीं होने पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की। केंद्र सरकार ने बताया कि फंड में 26,000 करोड़ रुपए हैं, इनमें से 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, बाकी रकम राज्यों के पास पड़ी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि 5,000 करोड़ रुपए कहां और कैसे खर्च हुए, इसका ब्यौरा क्यों नहीं है। शीर्ष अदालत ने सीएजी से 2 हफ्ते में ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। अदालत एक एनजीओ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि ये रकम मजदूरों की जगह दूसरे कामों में खर्च हो रही है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। फंड के लिए रकम रियल एस्टेट कंपनियों पर उपकर लगाकर वसूल की जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग के यमुना तट पर हुए कार्यक्रम को लेकर विशेषज्ञों की टीम ने एनजीटी को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि इस कार्यक्रम से यमुना के किनारे को 13 करोड़ 29 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ की जैव विविधता को फिर बसाने में करीब 10 साल का समय लगेगा। श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापना दिवस के मौके पर पिछले साल मार्च में 3 दिन के लिए दिल्ली के यमुना तट पर विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। पहले इस आयोजन को लेकर विवाद हुआ था। बाद में से यमुना तट की जैव विविधता को नुकसान की शिकायत एनजीटी से की गई थी। इस पूरे मामले पर आर्ट ऑफ लिविंग का कहना है कि लीगल टीम सभी पहलुओं को बारीकी से देखेगी और उसके बाद अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा। मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा के मामले में सीबीआई को सौंपे जाने के बाद जांच के लिए बने न्यायिक आयोग को भंग कर दिया गया है। बुधवार को राज्यपाल राम नाईक ने आयोग को बंद करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की तरफ से सेवानिवृत्त न्यायाधीश मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। अब आयोग 1 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मार्च को मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पिछले साल 2 जून को जवाहर बाग में अवैध अतिक्रमण खाली कराने के दौरान हुई हिंसा हुई थी और इस घटना में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। डीएमके ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी और कुछ मंत्रियों को हटाने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने कल मुंबई में राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात करके ये मांग रखी। डीएमके ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें मुख्यमंत्री समेत कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर के यहाँ आयकर का छापा पड़ा था। इसके बाद यह आरोप सामने आया कि आरके नगर विधानसभा उपचुनाव में 89 करोड़ रुपए बांटे गए। चुनाव आयोग ने उपचुनाव रद्द कर दिया है। पार्टी ने पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में सुखना झील के पास बन रहे एक आवासीय परियोजना पर रोक लगा दी है। यह परियोजना टाटा कंपनी की थी। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि इस प्रोजेक्ट से झील के आसपास के पर्यावरण और झील में रहने वाले पक्षियों पर असर पड़ेगा। टाटा के इस प्रोजेक्ट को सुखना क्षेत्र ग्राम पंचायत और पंजाब सरकार ने मंजूरी दी थी। टाटा का ये प्रोजेक्ट 1800 करोड़ की लागत का है और करीब 53 एकड़ में फैला है, जिसके तहत 19 टावर बनने थे। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन घटकर 4 महीने के निचले स्तर पर चला गया है।
फरवरी में आईआईपी 1.2% गिरा। जनवरी में आईआईपी 3.27% की दर से बढ़ा था। सबसे ज्यादा गिरावट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिली है। इस सेक्टर में 2% की गिरावट आई है और ये महज 0.6% की दर से बढ़ा है। कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 3.4% की गिरावट आई है। वहीं बिजली उत्पादन महज 0.3% की दर से बढ़ा है। हालांकि खनन क्षेत्र में वृद्धि दर 3.3% रही। खुदरा महंगाई दर में लगातार इजाफा जारी है। मार्च में रिटेल महंगाई पिछले 5 महीने में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई। मार्च में ये 3.81% रही, जबकि फरवरी में ये 3.65% थी। महंगाई की वजह से ईंधन, मिल्क प्रोडक्ट, दाल, कपड़ों और फलों के दाम में तेजी आई है। वहीं अनाज, चीनी और सब्जियां सस्ती हुई हैं। 1 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज बदलेंगी। पहले ये व्यवस्था 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी। ये शहर पुदुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ हैं। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में इसका विस्तार होगा। पीटीआई के मुताबिक 3 सरकारी तेल कंपनियों ने यह ऐलान किया है। अभी हर महीने की 1 और 16 तारीख को कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होती हैं। और अब बात मौसम की। बढ़ती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पारा 40 डिग्री के ऊपर चला गया है। चेहरा ढकती लड़की, गन्ने का रस पीते लोग। गर्मी से बचने के लिए लोग हर कोशिश कर रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। धूप तीखी हो चुकी है तो लू की थपेड़े शरीर को झुलसा रही हैं। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा ही पसरा नजर आता है। गर्मी से बच्चों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल करके रख दिया है। झुलसाती गर्मी से चश्मे और टोपियों की बिक्री में इजाफा हुआ है। बहुत गर्मी है, सिर दुखता है, ऐसे बेचैनी सी लगती है। उतना टाइम रात को भी ऐसे नींद नहीं आती, इतनी गर्मी हो गई है आजकल। आज भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो सीवियर हीट वेव है वो रहेगा ओवर दिस सम पार्ट्स ऑफ एट फ्यू प्लेसेस सौराष्ट्र, कच्छ एंड साउथ गुजरात को, एंड एक आइसोलेटेड प्लेसेस नॉर्थ गुजरात के डिस्ट्रिक्ट को भी रहेगा। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री से पार चला गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बिहार में भी मौसम के मिजाज गर्म हैं। यहाँ गया में सबसे ज्यादा 39.60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। इंसान ही नहीं, जानवर भी गर्मी से बेहाल हैं। इन्हें गर्मी से बचाने के लिए चिड़ियाघरों में खास इंतजाम किए गए हैं। Particularly this in summer, white tiger and some certain birds are more prone to this summer stress. So we are making elaborate arrangement to combat the temperature of the animals and birds and reptiles. मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी से राहत की उम्मीद कम है। आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और कड़े होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पहले दौर में जापान की खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को मात दी। सिंधु ने ओकुहारा को 10-21, 21-15, 22-20 से हराया है। दोनों के बीच 1 घंटे 2 मिनट तक रोमांचक मुकाबला चला। वहीं प्री क्वार्टर फाइनल में आज सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की फित्रियानी से होगा। उधर पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणीत ने डेनमार्क के एमिल होस को 17-21, 21-7, 21-19 से शिकस्त दी। प्री क्वार्टर फाइनल में आज प्रणीत की टक्कर चीन के खिलाड़ी किआओ बिन से होगी। आज पूरे देश में वैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व को देश के अलग अलग इलाकों में किसी न किसी रूप में मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में लोग इस दिन को नए साल की शुरुआत मानते हैं और इसे पुंथादू के नाम से मनाते हैं। असम में आज का दिन बिहू के तौर पर मनाया जाता है, तो केरल में इस दिन धान की बुआई का काम शुरू होता है। यहाँ इसे मलयाली न्यू ईयर विशु के नाम से पुकारा जाता है। पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत और देश भर में फसल कटाई के मौसम के अवसर पर मनाया जाने वाला ये त्योहार सबके लिए शांति, प्रगति और समृद्धि लाने का प्रतीक होता है।
और ख़ास शख्सियत की बात करते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में आज का दिन ब्रिटिश शासन के जुल्मों की सबसे निशंस घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिलाता है। 1919 में आज ही के दिन ब्रिटिश सेना के जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बैसाखी के दिन हजारों लोग रोलेट एक्ट और राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, लेकिन जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अंधाधुंध गोलीबारी करके इनमें से सैकड़ों लोगों की जान ले ली। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इस हत्याकांड में करीब 1500 लोग मारे गए। और अब बात खास शख्सियत की करेंगे। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता बलराज साहनी जी की आज पुण्यतिथि है। 1913 में रावलपिंडी में जन्मे बलराज साहब को आज़ादी के दौर के कुछ बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता है। आइए याद करते हैं बलराज साहब को उनके शानदार अभिनय की कुछ खास झलकियों के साथ। बलराज साहनी ने एक्टिंग का सपना तो बचपन में ही पाल लिया था, लेकिन इस राह में कई चुनौतियां थीं। रावलपिंडी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बीबीसी के हिंदी अनाउंसर के तौर पर लंदन तो चले गए, लेकिन एक्टिंग से दिल लगा बैठे। बलराज का वहां दिल न लगा और 1943 में भारत लौट आए और इंडियन पीपल्स थिएटर यानी इप्टा के लिए प्ले करने लगे। इस बीच 1946 में निर्देशक के.ए. अब्बास की नज़र बलराज पर पड़ी और उन्हें इंसाफ और धरती के लाल के लिए साइन कर लिया। हालांकि बलराज साहनी को असली पहचान मिली 1953 में आई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन से। 1953 से 1964 के दौरान बलराज साहनी ने सट्टा बाजार, नौकरी, छोटी बहन और काबुली वाला जैसी कई बेहतरीन फिल्में की। 1965 में आई फिल्म वक्त में बलराज ने जबरदस्त एक्टिंग की और फिल्म जगत के बड़े कलाकारों में गिने जाने लगे। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। उम्र के आखिरी पड़ाव पर 1973 में उन्होंने देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म गर्म हवा की, लेकिन फिल्म की रिलीज के अगले ही दिन बलराज साहनी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर मतगणना आज। अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर लोकसभा के 38 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस का निष्पक्ष चुनाव कराने पर जोर। संसद के बजट सत्र का समापन, राज्यसभा से जीएसटी समेत 14 बिल मंजूर, लोकसभा ने पारित किए 23 विधेयक, सभापति ने सभी दलों को दिया धन्यवाद। 4 महीने के निचले स्तर पर औद्योगिक उत्पादन, फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स क्षेत्र का निराशाजनक प्रदर्शन, 5 माह के शीर्ष स्तर पर खुदरा महंगाई। सिंगापुर ओपन के दूसरे दौर में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की फित्रियानी से भिड़ंत आज, पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत को भी कामयाबी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।